5 लाख को 8 लाख कर दिए 3 हफ्ते में एंड देन वो 8 लाख became 60,000 in the next 1 week. You will enter on time and learn to protect your profits जब आपको थोड़ा wisdom आएगा. और wisdom कब आता है? जब आपको चोट लगता है सबके नाक के सामने, but people don't do it. Tracking earnings becomes the most important in my opinion. Few analysts will say कि अभी now we expect the stock price to go up 30%. So from 1000 it will go up to 1300. ये कोविड क्रैश जो हुआ 2020 में, उसके बाद फार्मा एंड केमिकल स्टॉक्स परफॉर्म्ड वेरी वेल. कभी कभार मार्केट रिवॉर्ड्स अंडरवैल्यूड कंपनी. स्टॉक मार्केट इज लाइक अ रिलेशनशिप. इवन इफ यू आर, लेट्स से, इवन इफ यू आर मैरिड, इवन इफ यू मेक अ न्यू फ्रेंड, you get to really know that person after some time. So stocks also in a similar way. हाय एवरीवन, आज मेरे साथ है अली अजहर. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है यहाँ पर. और अली अजहर एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. 6 साल इनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रहा है और 12 साल से ये स्टॉक मार्केट में रिसर्च कर रही हैं. इनकी एक एडवाइजरी भी है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ही हैज अ वेरी वाइड फैन बेस ओवर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. फॉर एग्जांपल ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम. देयर आर मोर देन 250,000 ऑफ हिज फॉलोअर्स. सो आई वेलकम यू अली. आप पिछले 12 साल से स्टॉक मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सारी समझ में आती है, आपको फाइनेंशियल समझ में आते हैं. तो ये क्वेश्चन ऐसा कोई नेचुरल तो नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप स्टॉक मार्केट में ही आएंगे. आई एम वेरी श्योर कोई ना कोई स्टोरी रही होगी, क्योंकि हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी स्टॉक मार्केट में नहीं आते हैं. सो हाउ डिड योर जर्नी बिगिन? सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो नहीं आते, बट काफ़ी हद तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं. इट इज़ अ नेचुरल थिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू बी इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अकाउंट्स बैकग्राउंड एंड ऑल. पर मेरा स्टार्ट स्टॉक मार्केट में कुछ अलग सा हुआ था. व्हेन आई वाज 19 years old, तो मी एंड वन ऑफ माय अदर फ्रेंड्स वी गॉट सम मनी फ्रॉम होम. ही गॉट मेजॉरिटी ऑफ इट. तो हमने 5 लाख जमा कर लिया एंड वी स्टार्टेड ऑप्शंस ट्रेडिंग. मालूम तो कुछ नहीं था हम लोग को, कुछ भी नहीं था. बट लक बाय चांस वो 5 लाख हमने 5 लाख को 8 लाख कर दिए 3 हफ्ते में. अच्छा. एंड देन वो 8 लाख became 60,000 in the next 1 week. मतलब ये पूरी कहानी 4 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर Yes, रोलर कोस्टर. yes. सबसे बड़ा चटका मुझे वहीं लगा. एंड लकीली आई अंडरस्टूड थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस, नॉट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस, कि भाई FNO में इफ़ यू डोंट नो वॉट यूर डूइंग, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो हाथ मत लगाओ FNO में. तो वो मेरा स्टार्ट था. फिर थोड़ा थोड़ा करके देन मेड सम मिस्टेक्स अलोंग द वे. जब मैं स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट में तो टिपिकल, यू नो, लाइक अ बिगिनर, आई यूज्ड टू सी द चार्ट ऑफ द लास्ट 1 year. अच्छा, ये स्टॉक इज आप 40%, 45%, इट विल डू वेल इन द फ्यूचर ऑल्सो. पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, राइट? तो वैसे थोड़ा बहुत मिस्टेक्स करके देन यू लर्न बाय योर सेल्फ. Read a lot, learnt a lot, went to BSc for classes, and here I am. सो आपने 2012-13 के आसपास स्टार्टिंग करी थी शायद मार्केट के अंदर? मैंने एक्चुअली 2009 स्टार्ट किया मार्केट, एंड देन उसके 3-4 साल बाद आई वाज नॉट वेरी सीरियस विद इट, तो मैं इसलिए मैं वो गिन रहा नहीं हूँ. बट अराउंड लिटिल मोर देन 12 years ago आई गॉट सीरियस अबाउट स्टॉक मार्केट एंड बीन इन्वॉल्व्ड एवर सिंस. बट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जी. तो आपकी जर्नी ये FNO में स्टार्ट हुई, इसके चांसेस तो बहुत कम थे. तब भी मेरा सिर्फ व्हेन आई वाज 19 years old, तब भी CPT चल रहा था. मैं फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट तो था नहीं. मुझे तब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था नहीं, तब मुझे मैच्योरिटी भी था नहीं. ओके. बस दैट विलिंगनेस के आई वांट टू मेक इट बिग, टेक दिस मच एंड मेक क्रॉस आउट ऑफ इट. जोश था लेकिन नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे. यस, यस. तो फिर ये आपने इन्वेस्टिंग की तरफ आपका रुख कब हुआ? एक्चुअली इट्स क्वाइट अ जर्नी, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ. सो वी आर लाइक, आई एम यूज्ड टू sitting with my family and crying over losses and celebrating profits at the dinner table. फिर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था, एंड आई वाज वेरी लकी कि आई वाज अंडर अ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मुझे काफ़ी सारे बिजनेसेस, उनके रोस्टर के अंदर काफ़ी सारे बिजनेसेस थे. तो आई यूज्ड टू गो टू देयर फैक्ट्रीज, आई यूज्ड टू गो टू देयर ऑफिस, ओपन अप देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. एब्सोल्युटली कैश का ऑडिट करता था, बैंक का ऑडिट करता था, रिकन्सिलिएशंस. सो इन दैट ना यू लर्न अबाउट बिजनेसेस क्वाइट अ लॉट. तो देयर वाज अ नेचुरल एफिनिटी फॉर मी कि स्टॉक मार्केट की तरह जाओ. एंड देन व्हेन आई डिस्कवर्ड द स्टॉक मार्केट, तो मेरे लिए थोड़ा
मुझे तो लगता है थोड़ा easier था than a normal person. Being from a business background also, doing chartered accountancy also, तो मेरा काफ़ी interest था stock market में. I read a lot. I watched a lot of. I attended a few of those courses in BSc also, like I told you. So little I learned along the way, and then obviously the main learning that you do is if you go through different market cycles. Right. Invest your own money. Initial few years. That's what I tell people. In your first cycle, nobody makes money. चाहे स्टॉक मार्केट में या चाहे क्रिप्टो में, ठीक है, बिकॉज यू एंटर लेट एंड देन व्हेन यू एंटर लेट तो मार्केट क्रैश हो जाता है, ठीक है. यू डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स. Right. यू विल एंटर ऑन टाइम एंड लर्न टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स जब आपको थोड़ा विजडम आएगा. और विजडम कब आता है? जब आपको चोट लगता है. Right. तो द फर्स्ट साइकिल, कंसिडर इट, यू आर पेइंग अ फी टू द मार्केट टू लर्न. तो मैंने भी अपना फीस भरा मार्केट में, एंड देन थोड़ा थोड़ा करके देन आई बिकेम प्रॉफिटेबल, एंड नाउ आई हैव अ सिस्टम इन विच आई इन्वेस्ट. एंड ऑफ कोर्स आई हैव माय क्लाइंट्स ऑल्सो. वी हैव अ स्टॉक एडवाइजरी ऑल्सो दैट इज ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल. तो हम काफ़ी सारे रिटेल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं. यू नो, आज इज लाइक बिग साइज बट स्मॉल टिकट. तो मुझे वो पेन समझ में आता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट सेम फेज. So it is like I'm the wise old man without white hair. At young age. ओके, सो यहाँ पर आपने बताया कि आपके पास तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो स्टॉक मार्केट की तरफ जाने का एक इंस्टिंक्ट था, या फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ भी एक इंस्टिंक्ट था आपका. लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मेरा अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, और मान लेते हैं कि मैं बिगिनर हूँ क्योंकि मैं प्राइमरीली ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ. तो एज अ बिगिनर, और आज बहुत अच्छा टाइम है, आज हम जहाँ पर जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन बाय अप्रॉक्सीमेटली 25% फ्रॉम इट्स हाइज. मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 20-22% के आसपास डाउन है. इवन लार्ज कैप इंडेक्स भी जो है वो 16-17-18% के आसपास डाउन है. तो आज की डेट में जैसा आपने बताया कि हर कोई मार्केट के एंड में एंटर करता है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि अभी हमारा कुछ ऐसे समझदार इन्वेस्टर है जो अब एंटर करने की सोच रहे हैं. इनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरीके से? देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड है. सो देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स. और आज एक मौका भी अच्छा है एज अ इन्वेस्टर, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. क्योंकि मार्केट्स में हमें सस्ते चीप वैल्यूएशंस मिल रही हैं. तो पहला क्वेश्चन, क्या ये सही टाइम है? एज इन मैं इस चीज़ में बात नहीं कर रहा कि क्या ये सही टाइम है किसी स्टॉक को बाय करने का. मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट जब 20-25% गिरती है, किस लेवल पे डिसाइड किया जाए कि ये एक डिसेंट टाइम है एक्यूमुलेट करने के लिए. दूसरा, एज इन आपका कोई ट्रिगर पॉइंट अगर है तो. दूसरा क्वेश्चन, 5000 स्टॉक्स में से कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसकी सोच कैसे बनाई जाए? तो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. अगर एक इन्वेस्टर हो समझो, एंड लेट मी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज, ये आप 5000 स्टॉक्स में से जो भी लिस्टेड है वो आप स्क्रीन करो अपने हिसाब से, एंड यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, फंडामेंटल पैरामीटर्स, मोमेंटम पैरामीटर्स और टेक्निकल पैरामीटर्स ऑल्सो, ठीक है. तो काफ़ी सारे टूल्स है. वी आर एक्चुअली वेरी लकी टू बी एग्जिस्टेंट इन टुडेज डे एंड एज इंडिया में, ठीक है. क्योंकि हमारा यू नो, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही वॉज फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है. वो बोल रहा था कि श्रीलंका में आई थिंक सबसे बड़ा लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 billion है, अच्छा, और समथिंग लाइक दैट ही वाज टेलिंग मी. तो काफ़ी स्मॉल है और उनके पास मतलब ऑप्शंस भी नहीं है. यहाँ इंडिया में आप अगर कौन सा भी सेक्टर चुनो उसमें भी 100 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं. करेक्ट. तो वी आर वेरी लकी. आप अगर पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट में जाओ या नेपाल का स्टॉक मार्केट में जाओ या श्रीलंका का स्टॉक मार्केट में जाओ, यू डोंट हैव सो मच चॉइस. तो ओवर ईयर वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. तो दैट बीइंग सेड, 5000 स्टॉक्स में से आप उनको स्क्रीन करो पैरामीटर्स के हिसाब से, क्योंकि लाइक आई सेड वी हैव लॉट ऑफ ग्रेट टूल्स एट आवर डिस्पोजल इन 2025. तो वो स्क्रीनिंग के हिसाब से आप समझो 20 या 25 स्टॉक्स निकालो और फिर वो स्क्रीन को ऑल द मोर टाइट करो. तो समझो लास्ट में यू आर लेफ्ट विद 10 to 12 स्टॉक्स. दैट इज नंबर 1. 5000 से आप 10 to 12 स्टॉक्स में पहुंच जाओ, ठीक है. अभी वो 10 to 12 स्टॉक्स आपका जिम्मेदारी होता है उसको रिसर्च करने. और आज के ज़माने में वी हैव सो मेनी नाइस टूल्स ऑल्सो टू हेल्प इवन अ बिगिनर इन्वेस्टर जिसको डज नॉट हैव अ फाइनेंस और एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, बट ही और शी इज विलिंग टू पुट इन द वर्क. उतना तो मतलब करना ही है, करना पड़ेगा. यस. इवन इफ वो बैकग्राउंड आपके पास नहीं है, but if you want to accumulate wealth over the long term, okay, if you want to build a good portfolio, you want to participate in the India story. आप इंडिया स्टोरी में कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
हर कोई तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता है करेक्ट। जो 10,000 20,000 करोड़ कमा सकता है, ठीक है। तो आप और मैं कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हो? तो एक तरीका है स्टॉक मार्केट, करेक्ट। तो दे शुड बी इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। देन आफ्टर यू स्क्रीन दो स्टॉक्स और आपका शॉर्टलिस्ट हो गया 10 to 12 स्टॉक्स, ओके, फिर आप उनके बारे में रिसर्च करो। Today's day and is the simplest tool to do research also, which lot of people, it's there in front, it's सबके नाक के सामने, but people don't do it. ChatGPT is very effective tool. I'm not saying for stock prediction analysis. ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ChatGPT ये लो 10-12 स्टॉक्स में से choose the best for me. रिसर्च वाइज कि ये कंपनी करता क्या है, कौन से सेक्टर में है, इसका सेक्टर का क्या बढ़ने का चांसेस है, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है, ये फाइनेंशियल्स का मतलब क्या है। सो द टू पार्ट्स इट इज। एक तो आप चूज करो, शॉर्टलिस्ट कर लो स्टॉक्स, और वो शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स को आप फिर रिसर्च जाके करो। देयर इज ChatGPT, देयर इज स्क्रीनर, देयर इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट कॉल्ड वैल्यू पिकर। तो दे शुड लर्न अबाउट ऑल दीज वेबसाइट्स एंड हैव द इंटरेस्ट। नहीं, बट हम 5,000 स्टॉक से इन 10 स्टॉक्स पे कैसे पहुंचे, ये भी तो एक क्वेश्चन आएगा मेरे माइंड के अंदर। करेक्ट। तो वो आप स्क्रीनर भी डाल सकते हो, फॉर्म यू हैव डिफरेंट फंडामेंटल स्क्रीन्स। समझो कई सारे रेशियोज होते हैं, ठीक है। एक ROE होता है, एक ROCE होता है, वैल्यूएशन में देयर इज प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग्स। तो आप वो स्क्रीनर टूल पे ये सब डाल दो कि भाई मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चाहिए जो ROE for past 3 years is above 20%. ROCE must be above 15% for these years. और ये आप नंबर्स एक्चुअल बता रहे हैं या आप एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं सिर्फ? ये एक्चुअल के तौर पे भी आप मान सकते हो। चलिए, मैं यहाँ पर एक इंजीनियर हूँ, करेक्ट, और मेरे को अकाउंट्स की कोई नॉलेज नहीं है। करेक्ट। मैं ऐसी 4 या 5 स्क्रीन्स कौन सी लगाऊं, या मैं ऐसे 4 या 5 पैरामीटर्स कौन से डालूं स्क्रीनर पे या कहीं पर भी कि मेरे सामने कुछ 10-15 स्टॉक्स आ जाएंगे? एक तो पहला आप देख लिए, आपको रिटर्न रेशियोज डालना है। दो रिटर्न रेशियोज आर द मोस्ट फेमस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। आप एक वैल्यूएशन मेट्रिक डालो, सबसे सिंपल वैल्यूएशन मेट्रिक प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, ठीक है। आप एक कैश फ्लो का मेट्रिक डाल दो, ठीक है। तो देयर शुड बी फ्री, ये एक चीज़ होता है फ्री कैश फ्लो करके, जो आपका कैश जो अंदर आता है, ठीक है। योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो आपका मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स माइनस करो, बाकी का जो फ्री कैश फ्लो रहता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मेरे हिसाब से इज अर्निंग्स, ठीक है। हर एवरी क्वार्टर एवरी लिस्टेड कंपनी सपोज टू रिलीज देयर अर्निंग्स, ठीक है। अर्निंग्स मतलब आपका सेल्स कितना बढ़ा, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ा, आपका मार्जिन्स कितना बढ़ा, आपका नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा, ठीक है। तो वो अर्निंग्स के हिसाब से यू गेट टू नो विच कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज, और ये काफी हद तक इफेक्टिवली आप स्क्रीनर में डाल सकते हो। आई एम लुकिंग फॉर करंट क्वार्टर अर्निंग्स, अभी लेटेस्ट क्वार्टर 3 था जो दिसंबर में खत्म हुआ, ठीक है। तो अगर मुझे वो चाहिए कि विच आर द बेस्ट कंपनीज दैट हैव परफॉर्म द बेस्ट इन दिस क्वार्टर 3, तो मैं स्क्रीनर के पास जाऊं, ठीक है। मैं स्क्रीनर में लिख लूं कि भाई मुझे एटलीस्ट सेल्स ग्रोथ 25% चाहिए YOY, प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए 30% YOY, और फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मुझे मिनिमम 10% सेल्स ग्रोथ चाहिए, 15% प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए। मेरा जो मार्जिन्स है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, मेरा ये क्वार्टर का मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर के मार्जिन से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो ये सब अगर आप पैरामीटर्स डालोगे तो यू विल गेट टू नो कि कौन सा स्टॉक हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस क्वार्टर, एंड दैट इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, क्योंकि अर्निंग्स से क्या होता है आप समझिए, ठीक है। इफ अर्निंग्स आर वेरी गुड इन अ कंपनी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो आ ही जाएंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये तो आ ही जाएंगे, ओके। तो ये थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ाएंगे। Then there are the category of people called momentum investors and traders, जो प्राइस मोमेंटम देख के आ जाते हैं। तो ये जब प्राइस मोमेंटम ऊपर जाएगा इंस्टीट्यूशंस के वजह से, तो वो मोमेंटम वाले भी घुस जाएंगे, ठीक है। फिर आजकल देयर आर मेनी क्वांटिटेटिव मॉडल्स, क्वांट ट्रेडर्स आर आल्सो देयर, ठीक है। तो वो देख के उनका जब पैरामीटर्स मैच होता है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स भी मैच होता है, तो वो क्वांट वाले भी घुस जाएंगे। तो अर्निंग्स एक्ट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। तो अगर समझो एक कंपनी अच्छा अर्निंग्स डिक्लेयर कर लिया आज, इसका मतलब ये नहीं है कि इन द नेक्स्ट 2 days इफ यू डोंट बाय इट तो वो निकल गया।
क्योंकि ये सब लोग आराम से आते हैं, उन लोग देखते हैं, पहला स्टडी करते हैं, ठीक है, तो फिर वो जो प्राइस मूवमेंट ऊपर होता है, इट हैपेंस ओवर द नेक्स्ट 1 month, 1.5 month. तो यू हैव नॉट मिस द बस इवन इफ यू डोंट एंटर इन द नेक्स्ट 2 days. ऐसा मत सोचो कि हाँ बस हो गया खत्म. तो ट्रैकिंग अर्निंग्स बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन. Even if the prices have gone up by 20% in the next 2-3 days, तब भी See, it depends. Subjectively, 20% is a little too much. example. Then I would little bit wait for it to come down. But usually it does not happen so much. Okay. वो earnings पे spike हो जाता है, समझो अगर बहुत अच्छा earnings हुआ, ठीक है, तो एक दिन में ही क्या होता है, वो 10% ऊपर जाएगा, फिर it will settle at somewhere 6% now. तो थोड़ा वो buying and selling तो होते रहता है, but little subjectively you have to look at it. But earnings is the most important parameter. Quarterly earnings, फिर उनका 9-month earnings भी देख लो, whether the company is able to perform and execute. फिर कई और सारे चीजें भी है जो थोड़ा बहुत टेक्निकल है. वॉल्यूम ग्रोथ यू हैव टू लुक, एग्जीक्यूशन की, हाँ भाई ऑर्डर बुक तो है मेरे पास, जबरदस्त ऑर्डर बुक है, पर क्या मेरा एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, या ऑन ग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं. तो दिस इज द वे यू हैव टू इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री गिव्स यू सम काइंड ऑफ एडवांटेज ओवर देयर. बट अगेन आई मेंटेन एंड आई हैव सीन एंड आई हैव नोन अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं था, जिनके पास फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं था, बट ओवर टाइम, ओवर 1-2 years, 3 years, वो पढ़ के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के, कॉन कॉल्स पढ़ के, दे गेट एन आइडिया. रॉकेट साइंस तो नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच एफर्ट आर यू विलिंग टू पुट इन. तो एनुअल रिपोर्ट आपने पढ़ने की बात करी. जी, एनुअल रिपोर्ट हम डाउनलोड करते हैं, 300 पेज, 400 पेज, 200 पेज, कुछ ही ऐसी होती है 70-80 पेज के आसपास की होती हैं, बाकी सारी 200 से 400 पेज के आसपास की होती है. तो उसमें से क्या पढ़ा जाए? देखो, आई टेल यू वन थिंग, एवरी कंपनी ना 5 डॉक्यूमेंट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हर कंपनी का, और जो फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है. वन इज़ एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट काफ़ी हद तक आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट साल में सिर्फ एक बार आता है, ठीक है. तो मतलब 31st एज ऑफ लेट्स जस्ट से 31st March 2024 तक, ठीक है. तो राइट नाउ वी आर इन Feb, तो वो 31st March 2024, दैट इज 11 months ago. तो इट इज़ अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है. एक वो एनुअल रिपोर्ट है जो सबसे बड़ा है, ओके. सेकेंड इज इन्वेस्टर पीपीटी एंड कॉन कॉल्स. दीज आर अदर 2. कॉन्फ्रेंस कॉल्स मतलब एवरी क्वार्टर टू अपडेट ऑन द कंपनी कि ये क्वार्टर में क्या अपडेट हुआ है. अ बंच ऑफ एनालिस्ट्स मीट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. अभी ये एनालिस्ट का जॉब है कि वो कंपनी को ट्रैक करने, तो वो मतलब एक्सपीरियंस्ड है ही, ठीक है. हर ब्रोकरेज हाउस में समझो कई सारे एनालिस्ट होते हैं जो सिर्फ वन सेक्टर को ट्रैक करते हैं. तो बंच ऑफ एनालिस्ट विल बी ट्रैकिंग ओनली लेट्स से आईटी सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर या केमिकल सेक्टर. तो उनको वो सेक्टर के बारे में काफ़ी नॉलेज है और वो कंपनी के बारे में भी काफ़ी नॉलेज है. अभी एक रूम में आप समझो मैनेजमेंट खड़ा हुआ है और कई सारे एनालिस्ट फ्रॉम डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज आर ओवर देयर एंड दे आर क्वेश्चनिंग द मैनेजमेंट कि भाई सही क्या हुआ ये क्वार्टर में, और गलत क्या हुआ, और गलत हुआ तो क्यों हुआ, और आपका जो स्टेप्स जो आप लेने वाले हो टू करेक्ट इट, ठीक है. तो ये इंटरैक्शन से आपको कितना नॉलेज और इनसाइट्स मिल सकता है. तो इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस कॉल, मोस्ट कंपनीज रिलीज इट. It's not compulsory to release it, but most companies who want to communicate with their shareholders and investors, तो वो रिलीज करते हैं every quarter. तो आप वो उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हो, ठीक है. फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इज लाइक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी एंड व्हाट इट डिड ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड उनके प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह. सो दीज आर द थ्री डॉक्यूमेंट्स रिलीज फ्रॉम द कंपनीज एंड, ठीक है. फिर 2 एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल एजेंसीज रिलीज. वन इज क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, जो मतलब कंपनी का जो भी लोन्स लेते हैं कंपनी, वेदर फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स या वर्किंग कैपिटल लोन्स या उनका टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म टू बाय एसेट्स टू कीप द कंपनी अफ्लोट, ठीक है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गोज एंड इट जजेस इन दैट वन रिपोर्ट कि कैन दिस कंपनी पे ऑफ दीज लोन्स वेरी इजिली और नो. तो मतलब लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी आसानी से हो सकता है कि नहीं, ठीक है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू स्टे अफ्लोट, है ना.
तो वो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट होता है। और फिर लास्ट में ब्रोकरेज रिपोर्ट, जो कई सारे अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, वेदर इट्स जियोजेट और वेदर इट्स मोतीलाल और वेदर इट्स कोटक, जो भी ब्रोकर्स होते हैं, दे रिलीज रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन द कंपनीज दे ट्रैक। तो दीज आर द 5 डॉक्यूमेंट्स जो अगर आप इनको पढ़ने सीखोगे, और हर किसी डॉक्यूमेंट का थोड़ा अलग सा स्टाइल रहता है कम्युनिकेट करने, राइट। और आपका इंटरप्रिटेशन वो डॉक्यूमेंट्स में भी थोड़ा सा अलग है। पर अगर इफ यू लर्न हाउ टू रीड दीज एंड इंटरप्रेट दीज डॉक्यूमेंट्स ना, तो आपका इन्वेस्टिंग मतलब काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। ओके, तो मुझे आपकी बातों से जो अभी तक समझ में आया है, मैं सबसे पहले, मेरे पास 5000 स्टॉक्स हैं, मैं उनमें से स्क्रीनर पे जाऊं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाऊं, और मैं वहां पर जाकर अपने लिए कुछ 10-15 स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर लूं, जिसकी आपने कंडीशंस बताई। फॉर एग्जांपल, सेल्स ग्रोथ देख लूं पिछले 1 साल से, प्रॉफिट ग्रोथ देख लूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख लूंगा, यस, आरओई देख लूंगा, आरओसी Yes, देख लूंगा। आपने yes. कुछ अप्रॉक्सीमेट नंबर्स बताए थे, 15-20% के आसपास। करेक्ट। और उसके अलावा प्राइस टू बुक या प्राइस टू अर्निंग रेशो में देख लूंगा, एक जो कि वैल्यूएशन में अंडर वैल्यूएशन का या Correct. बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, फॉर Correct. एग्जांपल। ठीक है, ऐसा करके मेरे सामने 10-15 स्टॉक्स आ गए। अब इसके बाद मैं 3 डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा, मैं इनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करूं, इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाउनलोड करूं, और इनकी कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लूं। और उसके अलावा मैं 2 एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स जो है, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट हो गई हमारी और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट हो गई, Correct. ये मैं यहाँ से डाउनलोड Correct. ओके, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी एटलीस्ट। करेक्ट। यहाँ पर मेरे एक क्वेश्चन आता है, जो आपने अभी रिसेंटली एक वर्ड यूज़ किया था, चैट जीपीटी। इसमें से चैट जीपीटी कहाँ पर यूज़ होगा मेरा? ये आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करो, ठीक है, चैट जीपीटी में आप अपलोड करो ये डॉक्यूमेंट्स, ओके, ओके, और चैट जीपीटी को बोलो, क्योंकि काफ़ी हद तक ये थोड़ा बहुत मतलब टेक्निकल हो भी सकता है। तो अगर कोई बिगिनर लेवल का इन्वेस्टर हो या कोई इंटरमीडिएट लेवल का इन्वेस्टर हो, उनको सारे चीज़ें समझ में आने, मतलब दे माइट नॉट अंडरस्टैंड। बट मेरे ख्याल से चैट जीपीटी खुद ही चीज़ें आसान बना देगा मेरे लिए, मैंने जितना तो यूज़ किया है। करेक्ट, मैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप रॉ डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो हाँ, शायद से आपको ना ना समझ समझ में आए। में आए। तो आप चैट जीपीटी में डाल के, ठीक है, इफ यू नो व्हाट टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ चैट जीपीटी, तो वो चैट जीपीटी आपको वो डॉक्यूमेंट से काफ़ी हद तक मतलब सिंप्लीफाई करके आपके सामने दे देगा। इट विल इंटरप्रेट इट ऑल्सो फॉर यू एंड इट विल सिंप्लीफाई इट ऑल्सो फॉर यू। पर आपको प्रॉम्प्ट्स देने आना चाहिए, क्योंकि हर कोई डॉक्यूमेंट का अलग खासियत होता है। हाँ, राइट। एक रिक्वेस्ट मैं अपने व्यूअर्स के बिहाफ से आपको करना चाहूँगा, मेरी भी है। क्या आप मुझे कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स बता सकते हैं जिसको मैं यहाँ पर सर्च कर सकूँ और मेरे सामने कोई समरी मिल जाए? एटलीस्ट मुझे पता होगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। आगे की स्टोरी शायद हम खुद बना लेंगे, लेकिन अगर आपके इनसाइट्स अगर हमें मिल जाए वहाँ से तो बेसिकली पहला तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके प्रॉम्प्ट के पहले आप चैट जीपीटी को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए ये कॉन्वर्जेशन से। तो आप चैट जीपीटी को बोलो कि यू एक्ट एज अ प्रोफेशनल रिसर्च एनालिस्ट हेल्पिंग अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड दीज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर आप चैट जीपीटी को बराबर से बोल दो, एंड आई हैव नोटिस दिस, कि ओनली यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट, डू नॉट यूज योर ओन इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ठीक है, तो चैट जीपीटी वो डॉक्यूमेंट, इट विल रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड देन यू गिव इट सम लिटिल मोर कॉन्टेक्स्ट लाइक आई एम अ बिगिनर और व्हाटएवर इट इज, बट दिस इज द बेसिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर आप समझो एक डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स, जो मैं आपको अभी बोला था उसके बारे में, वो इंसर्ट कर लो, ठीक है। अभी कॉन्फ्रेंस कॉल्स का क्या खासियत है, द मेन थिंग, एंड नॉट ऑल कॉन्फ्रेंस कॉल्स में बट क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, कि मैनेजमेंट वहाँ गाइडेंस देता है कि भाई देखो, हम लोग ने ये क्वार्टर में इतना सेल्स किए, इतना प्रॉफिट किए, वो तो ठीक है, ठीक है। एनालिस्ट उनको पूछते हैं आपका नेक्स्ट क्वार्टर में क्या करोगे, या नेक्स्ट साल में क्या करोगे, डू यू हैव एनी बिग ऑर्डर्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट बोलते हैं कि ठीक है, मैं अगले क्वार्टर तक मेरा सेल्स यहाँ से भी 12% बढ़ेगा, मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन समझो थोड़ा एक्सपैंड होगा, या मेरा प्रॉफिट थोड़ा और मतलब समझो 20% ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो अगर आस्क चैट जीपीटी दैट कि हैज़ द मैनेजमेंट गिवन एनी गाइडेंस, इफ येस व्हाट इज द गाइडेंस, ठीक है, लाइक दैट यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस। और ये गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब अगर मैनेजमेंट कोई गाइडेंस देता है, या तो कॉन कॉल्स में देते हैं गाइडेंस, या कभी कभार वो CNBC TV 18 या NDTV प्रॉफिट में आते हैं, तो ये न्यूज़ चैनल वाले लोग उनको पूछते कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू इन द नेक्स्ट क्वार्टर, तो वहाँ भी गाइडेंस मिलता है, ठीक है। तो वो गाइडेंस के हिसाब से ये जो एनालिस्ट स्टॉक को ट्रैक करते हैं ना, दे बिल्ड अ कंसेंसस
कि गाइडेंस के हिसाब से अभी मैनेजमेंट बोल रहा है मेरा सेल्स और प्रॉफिट इतना इंप्रूव होने वाला है, तो मेरे हिसाब से इसको देख के ये स्टॉक प्राइस इतना इंप्रूव हो सकता है. समझो अगर आपका स्टॉक प्राइस अभी 1000 रुपीज है एंड मैनेजमेंट गिव सुपर्ब गाइडेंस, तो एक एनालिस्ट या फ्यू एनालिस्ट विल से कि अभी नाउ वी एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू गो अप 30%, सो फ्रॉम 1000 इट विल गो अप टू 1300. ठीक है, तो वो बिल्ट इन हो जाता है वो प्राइस में. अभी स्टॉक 1300 है. अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट क्वार्टर में जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा आपको देखना है कि हैज दैट क्वार्टर का रिजल्ट्स लिव्ड अप टू द मैनेजमेंट गाइडेंस और नो. वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो नेक्स्ट क्वार्टर अगर वो स्टॉक हैज surpassed the management guidance तो it is positive. If it is less than management guidance तो पूरा नीचे जाता है. अभी देखो जो मार्केट में अभी जो माहौल है, where anyways there is a bearish sentiment, a big bearish sentiment, companies that are being punished the most, और मैंने देखा हूँ एक एक दिन में 20% नीचे है, जो अपने गाइडेंस को थोड़ा भी मिस करते हैं या ग्रोथ थोड़ा भी कम होता है. ठीक है, तो ब्रूटल सेल ऑफ, ब्रूटल मतलब 50% यू ब्लिंक एन आई एंड इट्स गॉन. लास्ट ईयर बुल मार्केट में कंप्लीट ऑपोजिट वाज हैपनिंग. अगर समझो मैनेजमेंट गाइडेंस मिस भी हुआ थोड़ा बहुत, तो थोड़ा नीचे जाएगा स्टॉक, 2-4 दिन के बाद वापस ऊपर. तो बुल मार्केट का स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है और बेयर मार्केट का स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है. और बाय चांस बुल मार्केट में मैनेजमेंट का गाइडेंस थोड़ा भी एक्सीड हुआ या थोड़ा ग्रोथ भी ऊपर हुआ, तो वो स्टॉक शूट अप कर आसमान. तो and now exactly opposite is happening. If now the management is, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी क्या कैसा brutal sell off हो रहा है. Management meeting its guidance, stock down 10%. Management missing its guidance, stock down 20%. Management exceeding its guidance, stock down 3%. तो वो story पूरा पलट गया है. तो these are phases in the market. Right. तो when investors, like I said, इन्वेस्टर्स कम इन विथ ऑल काइंड्स ऑफ आई डोंट नो. सी प्रॉब्लम क्या है ना, और मैंने ये देखा हूँ. ठीक है, मैं एक स्टॉक एडवाइजरी रन करता हूँ. ठीक है, मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स कब आते हैं इंक्वायर करने, नॉट ओनली क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली. अभी सब लोग को पता है कि हाँ चलो अली स्टॉक मार्केट में कुछ कर रहा है फैमिली में. ठीक है, तो जाते हैं उसके पास. उन लोग मेरे पास कब आएंगे, व्हेन देयर इज मैक्सिमम नॉइज अराउंड द स्टॉक मार्केट. When there's maximum noise, जब हर किसी, you go to DMart, you're shopping something and you're hearing you're hearing someone talk about the stock market behind you. Right. ठीक है, हर कोई, your watchman is talking about the stock market. That time they come to you and that should be looked upon as a warning signal कि when the stock market का खबर सबके पास पहुंच जाता है ना, तो मतलब market crash is impending, होने वाला है. तो ये लोग तब आते हैं when the market is at an all time high. ठीक है, उन लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग. ठीक है, इफ दे आर लकी 1-2 months मोर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इवेंचुअली मार्केट क्रैशेस. तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको अपना फर्स्ट साइकिल में कोई पैसा बनाता नहीं है. फिर ये लोग क्या मतलब दे टेक इट टू हार्ट कि ओ नो 2 months में आई मेड लिटिल प्रॉफिट, वो तो पूरा नीचे गया और उसके ऊपर -20% हूँ मैं, मेरा कैपिटल भी गया. तो दीज पीपल देन दे विल स्टे ऑन फॉर सम टाइम. ठीक है, and then they are in from the ground floor. वो they will last, they will do whatever, they will थोड़ा बहुत invest करेंगे, buy sell till the next bull market. अभी the good thing about our markets is and today's day and age is सब कुछ जल्दी होता है. पहला क्या होता था 70s 80s में, एक bear market आया, 5-6 years का bear market, then bull market 6-7 years का बुल मार्केट. अभी फटफट सब होता है, 1-1.5 year बुल मार्केट होता है, बेयर मार्केट होता है, सब कुछ हो जाता है. तो व्हेन दे आर इन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर इन द सेकंड बुल मार्केट दे विल मेक मनी. फर्स्ट बुल मार्केट में उन लोग लास्ट में आए. ठीक है, बट दे हैव स्टेड द कोर्स. दोज इन्वेस्टर्स हु डोंट स्टे द कोर्स, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग टू दैट पॉइंट. आई कॉल इट अ फाइनेंशियल पैंडेमिक इन इंडिया. आई एम गेटिंग टू दैट पॉइंट. So if they stay the course, then they will make money in the second bull market and they will be happy and they will be wise also. फिर उनको second bull market में they will know how to protect their profit also to a certain extent. Right. Okay. So अब हमें यहाँ पर स्टॉक्स मिल गए हैं, हमने ChatGPT से पूछ भी लिया है, तो मेरे पास अब यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आ गए हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ. मुझे अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है. मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी एक टाइम आता है कुछ सेक्टर बढ़ने शुरू हो जाते हैं.
फॉर एग्जांपल 2008 से पहले रियल एस्टेट चलता था, अभी हम इस बुल मार्केट के एंड होने से जस्ट पहले, और मैं ये नहीं बोलूँगा बुल मार्केट एंड हो गई है, कहने का मतलब है कि अभी इस वाले करंट फॉल से पहले डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे. इज देयर सम वे टू फाइंड आउट सम सेक्टर्स ऑल्सो जो सनराइज सेक्टर्स हो सकते हैं? मतलब उसके लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता होगा, या इफ देयर इज समथिंग दैट यू कैन शेयर विद अस. नहीं, सी, एवरी बुल मार्केट ब्रिंग्स विद इट डिफरेंट लीडर्स. ये कोविड क्रैश जो हुआ 2020 में, उसके बाद फार्मा एंड केमिकल स्टॉक्स परफॉर्म्ड वेरी वेल. 1.5 ईयर के लिए दे परफॉर्म्ड वेरी वेल. करेक्ट. सितंबर 2021 से अर्ली 2023 तक, वेरी अर्ली 2023 तक, तो वी हैड अ साइडवेज मूवमेंट. ठीक है, थोड़ा नीचे गया और साइडवेज मूवमेंट. ठीक है, वो तो बुल मार्केट नहीं था. फिर नया बुल मार्केट स्टार्ट हुआ इन अर्ली 2023. वो बुल मार्केट में योर डिफेंस स्टॉक्स, railway stocks and green energy stocks, they did really well and they became very popular. Early 2023 से समझो अभी सितंबर 2024 तक. ठीक है, नाउ अभी वो स्टॉक से सब पैसा निकल रहा है अभी. ठीक है, तो मतलब अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टर्स ये स्टॉक्स में थोड़ा लेट इन्वेस्ट किए, उनका प्रॉफिट तो गया, अभी उनका कैपिटल भी गया. ठीक है, तो अभी हम लोग ये बेयर मार्केट में, जब ये बेयर मार्केट खत्म होगा तो देयर विल बी अ न्यू सेट ऑफ विनर्स सेक्टर्स दैट इमर्ज. अगेन, वेरी गुड एंड पावरफुल टूल यहाँ भी स्क्रीनर्स है. आप मोमेंटम स्क्रीन्स लगा सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल टू सी विच कंपनीज का RSI इज डूइंग. मतलब समझो आप पूरे स्टॉक्स के यूनिवर्स में से, ठीक है, you select के which companies are, despite the market being low, which companies are showing strength, which are above their 200-day daily moving average, okay, or above their 50-day daily moving average, which are close to all-time highs, or just let's say less than 10% of all-time highs. Okay, आपके सामने एक पूरा लिस्ट आ जाएगा, समझो 50 स्टॉक्स आ जाएगा. अभी अगर वो 50 स्टॉक्स में से आप देखें 10, 12, 15 फॉर वन सेक्टर, तो मतलब आपको पता चलता है कि दिस सेक्टर इज शोइंग स्ट्रेंथ. राइट. अभी वो सेक्टर में मतलब समझो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो, वो काफ़ी मतलब उसमें BFSI सेक्टर में बैंक्स है, फाइनेंशियल NBFCs है, देन देर आर ब्रोकर्स ऑल्सो, देर आर इंश्योरेंस पीपल ऑल्सो. ठीक है, तो देन यू हैव टू डाइव इन टू दैट सेक्टर पर्टिकुलरली. पर मोटा मोटी यू कैन गेट एन आइडिया बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम स्क्रीन्स कि कौन सा सेक्टर इज शोइंग स्ट्रेंथ. एटलीस्ट देन यू कैन टेक इट टू देयर. अभी मेरे हिसाब से बैंकिंग पर्सनली हैज नॉट शोन एनी रिटर्न्स, स्पेशली द लार्ज प्राइवेट बैंक्स. काफ़ी सारे मतलब सालों से रिटर्न्स नहीं दिए हैं, एंड लार्ज NBFCs ऑल्सो. ठीक है, तो दैट सेक्टर इज प्रॉबेबली ड्यू फॉर अ गुड अप मूव. पर देखना है वंस द डस्ट सेटल्स. अभी जो बेयर मार्केट चल रहा है, वी कांट कैच अ फॉलिंग नाइफ. और मैंने ये मिस्टेक भी किया हूँ. मैंने ये मिस्टेक एक्चुअली येस बैंक के साथ किया था, वेयर 410 लेवल से या 420 लेवल से जब वो राणा कपूर का वो पूरा केस हुआ था, तो 410 से इट फेल टू 140. आई वाज लाइक अरे येस बैंक, ठीक है, फिर भी जो भी हुआ 140 से कितना गिर सकता है, तो आई बॉट इट एट 140 एंड इट फेल टू 20 रुपीज. तो देयर ऑल्सो आई लर्नड माई लेसन नॉट टू कैच अ फॉलिंग नाइफ. वेट फॉर द डस्ट टू सेटल. थोड़ा ऊपर आएगा मार्केट ना, फिर आपको मतलब ये स्क्रीनर से या अदर टूल से पता चलेगा कि चलो ठीक है, ये सेक्टर, दिस सेक्टर कैन परफॉर्म वेल. राइट. आई एम तो रूटिंग फॉर अ कमबैक ऑफ योर केमिकल सेक्टर ऑल्सो, दैट इज ड्यू फॉर अ कमबैक, एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो. बट लेट्स सी, वेटिंग फॉर द डस्ट टू सेटल. तो यहाँ पर आपकी बात से मुझे एक फ़नी इंसिडेंस याद है, एज एन एक फ़नी कोट याद है. एक बुक में कहीं पर लिखा था कि जब आप ये सोचते हो एक स्टॉक के बारे में कि और कितना गिर सकता है, तो वो उसको चैलेंज की तरह ले लेता है, और वो कहता है कि देखो मैं कितना गिर सकता हूँ. तो इसलिए कभी भी उससे हमें उसको चैलेंज नहीं करना है हमने. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट. यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज़ किया था अभी, फाइनेंशियल पैंडेमिक. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पैंडेमिक? आई मीन, इज इट समथिंग सीरियस विच इज़ गोइंग टू हैपन और विच इज़ हैपनिंग इन द मार्केट्स राइट नाउ? देखो, आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद इंडियाज हाउस होल्ड डेट इज एट एन ऑल टाइम हाई. अभी RBI ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जो जून 2024 में, काफ़ी महीने पहले, बट जून 2024 में 42.9% ऑफ GDP अपना इंडियन हाउस होल्ड डेट है. ठीक है, तो हाउस होल्ड डेट मतलब दे आर टेकिंग लोन्स फॉर लेट्स से हाउसेज और कार्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. उसमें
they are taking loans to invest in the stock market also. Is it? Yes, people in India गैम्बलिंग मेंटालिटी से बहुत सारे लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में और बहुत सारा लेवरेज लेके स्टॉक्स खरीदते हैं, विच इज एन एब्सोल्युटली द वर्स्ट थिंग. मिसयूज, आई से मिसयूज. ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, they are supposed to make our lives easier, they are supposed to give us convenience and they are supposed to give us options. पर जब ये misuse होता है ये financial products, it can be very bad. I'll give you an example. ठीक है, people are taking open F&O contracts, okay, people are taking margin trading facility, people are doing dabba trading, they are taking loans from banks, NBFCs. ये हद तक क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में डाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा. और कब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बोला, न्यूबी इन्वेस्टर्स कब आके उनका कॉन्फिडेंस इतना कब बढ़ेगा कि वो लोन्स लेके एंड लेवरेज लेके इन्वेस्ट करे व्हेन द मार्केट इज एट एन ऑल टाइम हाई, व्हेन देयर इज द मोस्ट नॉइज ड्यूरिंग द मार्केट. फिर जब मार्केट गिरता है, फिर जब आपके ब्रोकर्स आपसे मार्जिन मनी मांगता है, या व्हेन यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन योर लोन्स, ठीक है, आपका स्टॉक्स भी गिरा हुआ है और आपको मार्जिन और इंटरेस्ट भी देना है और कोलेटरल भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, और करेक्ट की वैल्यू डाउन हो चुकी है. करेक्ट. तो पीपल डोंट हैव कन्विक्शन ओनली, तो उन लोग क्या करते हैं, ये जो स्टॉक्स लॉस में है उसी को बेच के दे गो एंड पे देयर मार्जिन, डबल लॉस हो जाता है. Okay. ये जो लास्ट लेग जो गिरावट आई है ना मार्केट में, जो लास्ट इरैशनल जो गिरावट हुआ है मिड एंड स्मॉल कैप्स ना, इट इज बिकॉज ऑफ सबका स्टॉप लॉस उड़ गया है. Okay. इसी के वजह से है, ये जो लोग लेवरेज लिए हैं और इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक मार्केट में, उन सब का स्टॉप लॉस उड़ गया है एंड दे हैव सोल्ड देयर शेयर्स एट अ लॉस एंड दे हैव गॉन एंड पेड बैक देयर मार्जिन एंड देयर इंटरेस्ट. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली. और मेरे हिसाब से दिस इज अ सेल्फ कॉइंड वर्ड इन इंडिया, फाइनेंशियल पैंडेमिक है. बिकॉज देखो, वी हैव नॉट बीन यूज्ड टू गेटिंग लोन्स एंड यू नो क्रेडिट सो ईजिली. अगर आप सोचो 80s में, 90s में, इवन अर्ली 2000s में कहाँ था ये फैसिलिटीज़ जो आज आप कहाँ भी जाओ, मतलब आईफोन खरीदने, यू नो, यू गो टू बाय EMI पे सब कुछ मिलता है, कुछ मिल जाता वॉशिंग मशीन्स टू माइक्रोवेव्स टू एवरीथिंग. है. राइट. तो इट इज़ सो ईजी और ये मिसयूज हो रहा है. तो मेरे हिसाब से दिस नीड्स टू बी, दिस अवेयरनेस नीड्स टू बी देयर अमॉन्ग इन्वेस्टर्स कि भाई आप किसी भी हालत में लेवरेज लेके मत इन्वेस्ट या ट्रेड करो. हाउएवर कॉन्फिडेंट यू आर, इट ऑलवेज एंड्स बैडली. बट यहाँ पर अली, मैंने पर्सनली, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने किसी से सुना है, मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स से और कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म मोमेंटम इन्वेस्टर, जो आपने वर्ड यूज़ किया, मैं ऐसे कुछ लोगों से मिला हूँ और मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया है. उसमें उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये MTF फैसिलिटी या फिर ऐसे मार्जिन लेकर किया है एंड दे आर रियली हैप्पी. सो व्हेन यू सेड के नहीं करना चाहिए, इज देयर सम फाइन लाइन बिटवीन देम कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये दो कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स हैं मेरे माइंड के अंदर. रादर मैंने जो पिछला पॉडकास्ट ही किया था वहाँ पर ही मुझे किसी ने कहा था कि उन्होंने अपना अर्ली जो किक मिला था उनको, वो इस फैसिलिटी से मिला था एंड टुडे ही इज़ डूइंग गुड, ही हैज़ अ प्रॉप डेस्क. और आज आप उसका कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू दे रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली बोथ ऑफ यू आर राइट. लेकिन इज देयर एनी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, आई मीन स्मार्ट और dumb kind of investing here? There is not a thin line, there is a big highway between them. Use and misuse. मैंने आपको बोला कि ये products जो है, they are supposed to help investors and traders, ठीक है, they are supposed to help them with convenience या जो भी है. तो अगर आप experienced trader हो, you know what you're doing, you are knowledgeable, तो आप ये facilities use करो, अपने लिमिट में use करो. know that अगर ये दिस गोज अगेंस्ट मी, आई कैन अफोर्ड दिस मच लॉस. ठीक है, तो दैट इज बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट एंड यूजिंग इट. ये जो लास्ट लेग में जो लोग आते हैं, फोमो, मतलब मार्केट के फोमो को सुन के आते हैं एंड दे कम एट एन ऑल टाइम हाई व्हेन द मार्केट इज एट एन ऑल टाइम हाई, वहाँ मिसयूज होता है. Okay. तो use and misuse are two completely different things. All these facilities, margin trading, even F&Os and everything, use them. But use it in the right way. F&Os also actually, F&Os ka, it's meant as a hedging contract, right, for big companies, right? Right. You either hedge your commodities or you hedge your loans or you hedge different things, you know, or you hedge big positions in the stock market. तो उसका मतलब use है. Margin trading facility also, if you know कि अभी कोई बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है सेक्टर में और ये सेक्टर तो बढ़ने ही वाला है और मैंने आइडेंटिफाई करके रखा हूँ ये स्टॉक्स,
ये मेरे 2-3 स्टॉक्स, और मेरे पास अभी थोड़ा कैपिटल कम है जो कि समझो 2 हफ्ते में आने वाला है कैपिटल, एंड आई कैन सेटल दिस अमाउंट. राइट. तो देन दैट इज कॉल्ड यूजिंग टू योर एडवांटेज. ओके ओके. The exactly opposite of that is misusing, जो कि I call the financial pandemic, where retail investors have misused this amount. कैन आई से कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये यूज है या मिस यूज है, आई शुड ऑलवेज बी कीपिंग अ स्टॉप लॉस फॉर दिस. Yes, आई you थिंक ये can. रिस्क मैनेजमेंट टूल तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं. Yes, you can keep a stop loss for it. That क्योंकि is हर किसी को also लगेगा तो यही कि वो यूज है, मिस यूज नहीं है. correct. तो लेकिन यूज वाला भी अगर एक स्टॉप लॉस अप्लाई करके Correct. चलेगा या मिस यूज वाला भी स्टॉप लॉस अप्लाई करके Correct. चलेगा तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है. Correct. It's like example, you're learning how to drive a car. I would suggest you कि भाई आप हाईवे पे भी, if you're a beginner, don't go above 150. The limit may be 200. Don't go above 150 if you're a beginner. अगर आप experienced driver हो, 5-10 साल से ड्राइव कर रहे हो, तो ठीक है, then you can take it. Go to 175 also. No one is stopping you. आप इंडिया की रोड्स की बात कर रहे हैं. चलो, let's think of ourselves in Germany for now. हम हाईवे की बात कर Autobahns रहे for हैं. now. हाँ. नहीं, there are many good roads in India also. Correct, So, correct. But our speed limit, but limit unfortunately, नहीं on है. those But, roads, we हाँ. don't even have one. हाँ, limit नहीं है. 150 का speed limit. हाँ. But just giving you an example, तो अगर आप beginner investor हो, and then if you're a beginner driver and then you're driving at those speeds, so it is risky. Then that is, I would say, a misuse. Right. So there is a line, and that line is not fine. It is a big, huge line. Absolutely rightly mentioned. चलिए एक लास्ट मैं आपसे एक थॉट लूँगा आपका, because you are a chartered accountant, you are a SEBI registered research analyst, you have an advisory and you have a very wide fan base also. आई एम वेरी श्योर आपने कुछ ना कुछ मल्टी बैगर्स अपने लिए ढूंढे होंगे और अपने लिए भी एक्यूमुलेट किए होंगे. ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? आई मीन ये पूरा थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है, और क्या हमें पहले से पता होता है कि मल्टी बैगर बनने वाला है या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है? हाउ डज इट एंटायर थिंग स्टार्ट? मल्टी बैगर हैज बिकम अ बज़वर्ड इन द मार्केट, सो हाउ वन शुड गो अबाउट इट? मल्टी बैगर तो कोई मतलब चुन नहीं सकता है. इट्स लाइक स्टॉक मार्केट. आई से द स्टॉक मार्केट, you have to go about it in a way where it gives you the best probability. It gives you the best probability of a possibility. Okay. मतलब it's all probabilities. ठीक है. But multi baggers are made mostly, in fact you can say all the time, in bull markets. जो कि from 2021 roughly we had to 2024 काफ़ी सारे multi baggers बने हैं वहाँ. ठीक है. And multi baggers are made for different reasons. Different phases of the market will give you different multi baggers. मतलब people usually say एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, या इसका सेल्स ग्रोथ सडनली बढ़ा, या इसका ROE इतना, या अंडर वैल्यूड है वो उतना, तो फिर मल्टी बैगर्स बना. नहीं, इट इज़ द फेज ऑफ द मार्केट यू आर इन. अभी जो 2021 से समझो अभी तक फेज था, तो देयर यू विल फाइंड मोस्ट मल्टी बैगर्स मेड इन मिड एंड स्मॉल कैप्स. राइट. अभी जो डस्ट सेटल होने वाला है, लार्ज कैप्स हैव नॉट परफॉर्म्ड फॉर 3-4 years. अभी जो अगर एक और बुल मार्केट आएगा, तो आपको वहाँ लार्ज कैप्स में ज़्यादातर मल्टी बैगर्स मिलेंगे. अच्छा. So you have to see which phase of the market and what the market is rewarding in that phase. कभी कभार market rewards high growth at any valuation. आपका P ratio जो भी हो, but if the company is growing very fast, giving let's say 50%, 70%, 80%, 100% sales growth, profit growth, तो फिर वो multi-bagger होगा, because the market is rewarding that aspect in there. कभी कभार market rewards undervalued companies. तो आप मतलब तब अंडरवैल्यूड कंपनीज ढूंढो जिसके पी रेशियो बहुत कम हो, या प्राइस टू बुक रेशियो बहुत कम हो, या दे आर अंडरवैल्यूड इन रिलेशन टू देयर हिस्टोरिकल पी या देयर सेक्टर वाला पी. दे विल बिकम मल्टी बैगर्स. बट लेट मी टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ मल्टी बैगर स्टॉक. अनफॉर्चुनेटली मैं ये मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, बट आई वॉज वेरी enamored and I was very inspired by this story, and this is a multi bagger for a different reason. ये मल्टी बैगर स्टॉक हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन मैनेजमेंट. ठीक है. एक कंपनी है जिसका नाम CG पावर था, CG पावर है. ओके. तो ये कंपनी वॉज अंडर अ डिफरेंट मैनेजमेंट इन द अर्ली 2000s एंड ऑल. 2000 से लेके 2010s में. ठीक है. वो गौतम थापर था कंपनी का ओनर. ओके. तो ही बेसिकली उनका कुछ फ्रॉड हुआ था वो कंपनी में, एंड बिजनेस वॉज ऑल्सो गोइंग डाउन, और वो बहुत सारा डेट लिया वो बिजनेस एक्सपैंड करने में, एंड ही कुड नॉट पुल थ्रू द बिजनेस. ठीक है. तो फाइनली कोर्ट्स एविक्टेड हिम फ्रॉम हिज ओन बिजनेस, सेइंग कि भाई यू डिड अ फ्रॉड ओवर योर अकाउंटिंग, सम मिसमैच वाज देयर. ओके. इन 2020 CG पावर was a 5 rupee stock. ठीक है. It was a 5 rupee stock. One group from the south
called the Murugappa Group. They have many listed companies. Okay, they are Yes. called the Tatas of the South. Okay, Right. excellent corporate governance they have, and they bought over CG Power from the banks at a haircut. कुछ I think it was कुछ 2000 crores haircut था या कुछ वैसा. They had bought it over at 800 crores. Okay, तो जब वो Murugappa Group bought over CG Power, जो CG Power के पास ऑलरेडी रनिंग बिजनेस था, तो मुरुगुप्पा ग्रुप ने क्या किया, दे मेड द ऑपरेशंस वेरी एफिशिएंट. ठीक है, वो जो भी अकाउंटिंग में जो भी झोल था वगैरह, दे फिक्स्ड ऑल द अकाउंट्स. ओके, देन जो भी उनका नॉन कोर एसेट्स था, नॉन कोर एसेट्स को बेच के दे पेड ऑफ द डेट. ओके, तो पूरा कंपनी को उन लोग रिस्ट्रक्चर कर लिया. पूरा कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया. एंड लक बाय चांस ड्यूरिंग 2021, जब तक 2021 का हो गया था, द पावर सेक्टर स्टार्टेड टू पिक अप अ लॉट. CG पावर मेक्स बेसिकली heavy electrical goods and they are in the power sector. अभी उन लोग सेमीकंडक्टर में भी they have made a foray into semiconductor. So all these things worked out. Okay, 5 rupees का स्टॉक से लेके I think CG पावर का all time high was somewhere within 3-4 years, it was somewhere more than 750, between 750 and 800. God. So this is more than 100x return also. Yes. And on a famous company. ऐसा नहीं कि कोई छोटा स्मॉल कैप कंपनी था, पर हाँ उसका प्राइस तो क्रैश हुआ 5 रुपीज तक, बट देन इट वेंट टू 750-800. अभी आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 530. वो बेयर मार्केट के वजह से वो थोड़ा नीचे आया है. 100 गुना ऊपर चल रहा है. यस, अभी भी 100 गुना ऊपर चल रहा है. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टीबैगर फॉर अ डिफरेंट रीजन, चेंज इन मैनेजमेंट. तो मल्टीबैगर्स कैन हैपन इट कैन हैपन एट एनी, you cannot predict it. तो आपका best possibility of catching a multi-bagger is you select good quality stocks, have 10-12 in your portfolio. ठीक है, do the best you can and hope for them to be a multi-bagger. आप multi-bagger के पीछे chase नहीं कर सकते हो. और गुड क्वालिटी स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं, वो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उस तरीके से अच्छे स्टॉक्स हम परचेज करें. Correct. उसको एक्यूमुलेट करते रहें, Correct. कन्विक्शन के साथ उसको होल्ड करें, उसके फाइनेंशियल्स को अच्छे से स्टडी करें, चैट जीपीटी यूज करके. इस तरीके से हम अपनी कन्विक्शन होल्ड कर सकते हैं. Yes, and you keep investing in the stock market and you learn from your own mistakes. Right. This is also not a foolproof formula. जब you can do your best and something else can completely happen in the stock market. मोदी जी एक अनाउंसमेंट कर लिए तो एक सेक्टर साइडलाइन एंड वन अदर सेक्टर इज इन फोकस. तो you need to keep investing and you need to learn yourself. It is a DIY, like I say. Correct. तो आपकी बड़ी सारी डिस्कशंस में से आपने एक जगह पे बोला था कि लार्ज कैप इज ड्यू फॉर अ अपसाइड, फिर आपने बोला था कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस इज ड्यू फॉर एन अपसाइड. तो ऐसा You're almost getting a stock recommendation out of me. या मैं अपने बारे में कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली इनको आज स्टडी करने की कोशिश करूंगा. मैं इमीडिएटली बाय नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपका वाला जो तरीका है वो डेफिनेटली मैं अप्लाई करूंगा उसके ऊपर. एंड आई होप कि मुझे वहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. और आई होप कि आपने ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी सारी टेक्निक्स आपने अपने कोर्स में भी डिस्कस करी हैं जो भी आप अपसर्स पे लॉन्च करने वाले हैं. Yes, exactly. तो मैंने वो कोर्स में भी आई हैव फोकस्ड इट ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स, बिगिनर, इंटरमीडिएट रिटेल इन्वेस्टर, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में एक्चुअली सीखना हो. वो मतलब लॉट ऑफ पीपल गो एज पर टिप्स एंड ऑल. कई सारे मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, उनको पता इतना भी नहीं है कि वो स्टॉक उनका बिजनेस मॉडल क्या है, या वो रेवेन्यू कैसा जनरेट करते हैं. तो एटलीस्ट आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दीज बेसिक थिंग्स. मैंने उनको सिखाया हूँ कि कैसा, हाउ फ्रॉम दिस लार्ज यूनिवर्स ऑफ 5000 स्टॉक्स आप आपको क्या क्या स्क्रीनिंग में क्या लगाना है टू गेट ऑल द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स. और फिर जो स्टॉक्स आप चूज़ किए हो, आपका वॉच लिस्ट में है, आप उसको चैट जीपीटी का मदद से लेके एंड स्क्रीनर का मदद से लेके, how you are supposed to analyze that stock and get information about that stock. And I always believe कि stock market is like a relationship. ठीक है, even if you're, let's say, even if you're married, or even if you make a new friend, you get to really know that person after some time. तो stocks also in a similar way. आप जितना भी पढ़ो, एक साथ जितना भी पढ़ो, एक पूरा हफ्ता पढ़ लो एक ही स्टॉक के बारे में, you will not know as much as if you've owned that stock for 2 years or 3 years in your portfolio. Through different market cycles, वो stock कैसा behave करता है. तो it is like a relationship. And then you are like an authentic on that stock. At least for 1 year to own that stock and see how it behaves during different market cycles.
दैट इज योर बेस्ट बेट. वंडरफुल. तो किसी को अगर कुछ नहीं आता है स्टॉक मार्केट के अंदर, या अकाउंटिंग नहीं आती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता, वो आपके कोर्स में एनरोल करके सारी चीज़ें सीख सकते हैं? Yes, 100% उनको एक बेसिक लेवल तो मिल जाएगा. They will get a platform from which then it is up to them how much further they want to go. वंडरफुल. चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएंगे उसके अंदर से? 100%. मेरे खुद के prompts है which I have made over the months since ChatGPT actually came into I think a few months after it came into play. I just started playing around and all. I started doing it on my own. And ये मेरे खुद के prompts है. आप ये prompts कहाँ नहीं, मतलब आपको कहाँ नहीं मिलेंगे. Not on Google, not on anywhere else. These are my own prompts and all different prompts for all 5 of those documents that we discussed. हर किसी डॉक्यूमेंट का अलग अलग prompts जो वो डॉक्यूमेंट का स्वाद निकालता है बेसिकली. ओके, ग्रेट, वंडरफुल. सो थैंक यू सो मच अली फॉर बीइंग विद अस टुडे. और आपकी बातें बहुत ही इंसाइटफुल रही हैं. आपकी बातों से वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली जो अकाउंटिंग की नॉलेज है उसकी डेप्थ हमें दिख रही थी. एंड आई बिलीव कि हमारे व्यूअर्स को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा. मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है. चैट जीपीटी वाला जो आपका पॉइंट था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था. मैं अपने लिए थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है वहाँ पर. तो मैं आज ही जाके एनुअल रिपोर्ट्स अपलोड करके उसका सिनॉप्सिस निकालने की कोशिश करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. एंड आई होप कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा, आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आपका इस पॉडकास्ट को लेकर या फिर फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप इसी के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. और अली के कोर्स का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी जाके एक बार विजिट कर सकते हैं. आई बिलीव मैं अली से टाइम लेने की कोशिश करूंगा. जब कभी भी सर हमारे पास कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे, सो विल बी रिक्वायरिंग योर इनपुट्स. आपका अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम उनको आंसर भी करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू एवरीवन.